डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानदूत जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन जयपुर के द्वारा, उसमें सीएफटी के हम 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा 3rd लेक्चर है जिसमें मैं डॉक्टर प्रदीप मिठारवाल आपको आज के टॉपिक में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल और स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स तथा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से होती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थी उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ कंपैरिजन के लिए मैंने यहाँ पे दोबारा से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होने वाली स्प्लिटिंग को दिखा रखा है। इस स्प्लिटिंग को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से किस तरीके से टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स बनता है तथा टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स से किस तरीके से एक स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड देन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर ये चीज़ हमें समझ में आ गई तो ये जो एनर्जी का जो स्प्लिटिंग है ऑर्बिटल्स की, उस स्प्लिटिंग को भी हम इजीली समझ पाएंगे। तो इस स्प्लिटिंग को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार इन कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री के बारे में एक जनरल आइडिया देने जा रहा हूँ। देखिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर आपके सामने बना रखी है जिसमें सभी एक्सियल बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है ये इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होती है और ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है। सभी इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ एक्सियल बॉन्ड लेंथ के इक्वल होती हैं, तो वो बनता है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यदि मैं एक्सियल बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज कर दूं, एक्सियल बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज कर दूं तो जो कॉम्प्लेक्स हमें मिलेगा वो मिलेगा टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यदि टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स में से एक लिगेंड को यदि मैं हटा दूं तो हमें जो कॉम्प्लेक्स मिल रहा है वो कॉम्प्लेक्स कौन सा मिल रहा है? स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स। ये तो हो गई स्क्वायर स्ट्रक्चर और ये हो गई पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारे सामने एक नया कॉम्प्लेक्स स्क्वायर पिरामिडल। यदि दोनों ही लिगेंड को यदि मैं यहाँ से हटा दूँ तो जो हमें ज्योमेट्री मिलती है वो मिलती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की। तो ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे क्यों बनाई, इसका बनाने के पीछे जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपने देखा होगा कि जो लिगेंड अप्रोच करते हैं वो किधर से अप्रोच करते हैं? एक्सिस की तरफ से अप्रोच करते हैं और एक्सिस की तरफ अप्रोच करने के कारण जिन डी ऑर्बिटल्स की लोब एक्सिस के अनुदिश होती है वे ज़्यादा रिपल्सन महसूस करेंगे और जो स्प्लिटिंग होगी वो स्प्लिटिंग क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो एक्सिस के अनुदिश वाले जो ऑर्बिटल थे वो ऑर्बिटल कौन से थे हमारे? डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये 2 ऑर्बिटल थे जो कि एक्सिस के अनुदिश थे, अलोंग द एक्सिस थे, जो कि सेंट्रल मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन के साथ में अधिक रिपल्सन महसूस करते हैं। इस कारण इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है। ईजी ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटल। ईजी ऑर्बिटल कौन से होते हैं? डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसी तरीके से डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये 3 ऑर्बिटल होते हैं जो T2G में आते हैं। अब क्या होगा, जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे जो जेड वाले जो लिगेंड है वो लिगेंड क्या होगा? मेटल कॉम्प्लेक्स से कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है। ये है सेंट्रल मेटल और इससे ये लिगेंड कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है। दूर जाने के कारण जो डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल है वो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल लिगेंड से कम रिपल्सन महसूस करेगा, जिसके कारण डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए, जो ईजी ऑर्बिटल है वो ईजी ऑर्बिटल टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स में 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें लोअर एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल होता है वो डी जेड स्क्वायर होता है और जो हायर एनर्जी का होता है वो होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका रीज़न
आप यहाँ देख सकते हैं dz² ऑर्बिटल लिगेंड से कम रिपल्सन महसूस करने के कारण लोअर एनर्जी पे चला गया तथा dx² y² हायर एनर्जी पे जाएगा क्योंकि ये अधिक रिपल्सन महसूस कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई Eg ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। इसी तरीके से T2g ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होगी उसमें जो z वाले जो ऑर्बिटल हैं dxz और dyz, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी क्योंकि ये भी कम रिपल्सन महसूस करेंगे और xy की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पे xy, यहाँ पे xy, यहाँ dz² आ रहा है तो यहाँ पे dxz और dyz ऑर्बिटल हो जाएगा। सेम जो कंडीशन है वो कंडीशन किस में होगी, स्क्वायर पायरामिडल में भी, क्योंकि यहाँ पे भी जो dz² ऑर्बिटल है वो लिगेंड के साथ में क्या है, अधिक दूरी पे है। दूसरा नीचे तो कोई लिगेंड है ही नहीं और जो dx² y² वाले हैं वो भी अधिक रिपल्सन महसूस करेंगे। तो सेम डायग्राम किसके लिए बनेगा, स्क्वायर पैरामिडल के लिए। तो ये स्क्वायर पैरामिडल के लिए भी सही है और ये टेट्रागोनल के लिए भी सही है। अब जो बन रहा है वो बन रहा है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, dz² ऑर्बिटल है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिगेंड नहीं है और कोई भी लिगेंड नहीं होने के कारण जो मेटल के जो ऑर्बिटल हैं वो लिगेंड से किसी भी तरीके का रिपल्सन महसूस नहीं करेंगे। इस कारण dz² ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज होगी। तो देखिए यहाँ पे dz² ऑर्बिटल की एनर्जी और ज़्यादा डिक्रीज कर दी क्योंकि dz² ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करने के लिए किसी भी प्रकार का लिगेंड उपस्थित नहीं है। इस कारण इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से जो dxz और dyz हैं इनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम। z कंपोनेंट वालों की एनर्जी हमें क्या करनी है, कम करनी है और बाकी की जो एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी क्योंकि वो ज़्यादा रिपल्सन महसूस करेंगे। तो xy वालों की एनर्जी और बढ़ा दी और इधर dx² y² वालों की एनर्जी भी और बढ़ा दी क्योंकि यहाँ पे केवल dx² y² ऑर्बिटल ही हैं जो कि सारा का सारा रिपल्सन महसूस करते हैं। इस कारण यहाँ पे dx² y² की एनर्जी हमने अधिक कर रखी है। इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो dx² y² ऑर्बिटल होता है उसको एक स्पेशल नाम दे रखा है यहाँ पे b1g। इसी तरीके से dxy को नाम दिया गया है b2g, dz² को नाम दिया गया है a1g और dxz और dyz को नाम दिया गया है eg। जिस तरीके से ऑक्टाहेड्रल में t2g और eg होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी इनको सिंबल अलॉट कर रखा है। ये जो एनर्जी का गैप है टोटल ये कहलाता है हमारा डेल स्क्वायर प्लेनर। इसी तरीके से Eg और A1g ऑर्बिटल के बीच जो एनर्जी का गैप है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा1 से। dz² और dxy के बीच का जो एनर्जी का गैप है वो डेल्टा2 और ये डेल्टा3। इस डेल्टा3 की जो वैल्यू है वो 10 dq के इक्वल ही होती है। दैट मीन्स जो ये एनर्जी गैप होता है इसी एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी का गैप कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। अब हमें ये देखना होगा कि इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरीके से होती है। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले मैं आपको टेट्रागोनल या स्क्वायर पैरामिडल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। यदि मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाएंगे। यदि 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 इस तरीके से भरे जाएंगे। 4 हैं तो वो भी इस तरीके से भरे जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है। पेयरिंग एनर्जी का मान यहाँ पे कम होता है डेल से। तो लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स हमें यहाँ पे बनाना है। अगर कोई 5वां इलेक्ट्रॉन आता है तो वो फिर 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा। 6th वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यहीं पे आएगा। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी गैप क्या होता है, लार्ज होता है और लार्ज एनर्जी गैप के कारण इलेक्ट्रॉन की हम यहाँ पे पेयरिंग करवा देते हैं।
इसी तरीके से डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में ये जो एनर्जी गैप होता है ये कम होता है, और कम एनर्जी गैप के कारण एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे फिल करेंगे, फिर अगेन जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ आएगा और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग का तरीका होगा वो क्या होगा, ये वाला एनर्जी गैप लार्ज होता है, इस कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो जाएंगे। पेयरिंग एनर्जी का मान कम होता है डेल से, पेयरिंग एनर्जी का मान कम होता है डेल से, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से पहले पेयर होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। ये वाला एनर्जी गैप भी लार्ज होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पहले यहाँ करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन अपर वाली क्लास में मूव करेगा। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। अब देखिए, जो एनर्जी का ऑर्डर, कई बार एग्जाम में सीधा एनर्जी का ऑर्डर पूछता है स्क्वायर पिरामिडल के लिए और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। तो हमने जो ये एनर्जी का डायग्राम यहाँ पे स्प्लिटिंग को दिखाया है, उसी तरीके से यहाँ पे आप एनर्जी के ऑर्डर को लिख सकते हैं। जो टेट्रागोनल और स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर आप इजीली देख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर डी जेड स्क्वायर की एनर्जी, फिर डी एक्स वाई की एनर्जी, और फिर डी एक्स जेड और वाई जेड की एनर्जी को क्या बना दिया, इक्वल बना दिया। इसी तरीके से स्क्वायर प्लेनर में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स जेड और डी वाई जेड। तो ये एक एनर्जी का यहाँ पे ऑर्डर हमारे सामने आ गया। ये डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसमें आता है वो है फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को प्रभावित करने वाला वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट मीन्स एन। तो यदि एन का मान इंक्रीज होगा तो डेल का मान भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले रखा है। देखिए यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स मैंने ले रखे हैं, एक कोबाल्ट का, एक रोडियम का और एक इरिडियम का। तीनों के तीनों जो कॉम्प्लेक्स हैं वो अमोनिया के साथ बन रहे हैं और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो देखिए ये जो कोबाल्ट है ये 3D का है, रोडियम 4D का है और इरिडियम 5D का है। तो जैसे ही हम 3D से 4D या 4D से 5D में आते हैं तो आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान इंक्रीज होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मान के इंक्रीज होने के साथ साथ हम डेल की वैल्यू को भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और डेल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, साथ में इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इनकी डेल वैल्यू का ऑर्डर तो है ही, साथ में इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी हो जाएगा। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। और ये जो वाला जो पॉइंट है ये कब है, जब मेटल बिलोंग्स टू सेम ट्रांजिशन सीरीज। जब कोई भी सेंट्रल मेटल एटम सेम ट्रांजिशन सीरीज का होगा उस स्थिति में ये पॉइंट यहाँ पे फुलफिल होगा। तो देखिए आयरन +3 और आयरन +2, कोबाल्ट +3 और कोबाल्ट +2। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम की यदि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मान भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आयरन +3 की आयरन +2 से ज़्यादा, कोबाल्ट +3 की कोबाल्ट +2 से ज़्यादा। अब सवाल आता है कि ऐसा होता क्यों है। इसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि जैसे ही चार्ज डेंसिटी बढ़ती है तो सेंट्रल मेटल लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके को पोलराइज करने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी इनमें इंक्रीज हो जाती है और इजीली स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग उनके बीच में हो जाएगी। और ओवरलैपिंग होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पोलराइजेशन के कारण ऐसा होता है। आपने फिजन रूल को डिस्कस कर रखा है, वहाँ पे हमने देखा होगा स्मॉल केटाइन और लार्ज एनाइन यदि होता है तो पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, लिगेंड के साथ में ये इजीली इंटरेक्ट कर लेंगे। थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारा इफ़ सेंट्रल एटम बिलोंग टू द सेम पीरियड एंड हैविंग
सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी ये यहाँ पे ये सेम है, जी नहीं है, एस है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, देन ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिक्रीजेज। अब देखिए आयरन +2 और कोबाल्ट +2 दोनों ही 3D सीरीज के मेटल हैं और दोनों पे जो चार्ज है वो चार्ज भी क्या हो गया, सेम। तो अब हम इस वाले तरीके से सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, डी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी पड़ेगी। जिसमें भी डी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा आएगी उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मान क्या होगा, कम होगा, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है इफ़ देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सेंट्रल मेटल आयन विद डिफरेंट चार्ज। यदि सेंट्रल एटम दोनों डिफरेंट हैं और उन पे जो चार्ज है वो चार्ज भी दोनों पे क्या है, डिफरेंट है, दोनों में डी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन को करेंगे वो करेंगे चार्ज डेंसिटी पे। जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि ज्योमेट्री शुड बी सेम, ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, उनकी सेम होनी चाहिए। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल हायर विल बी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विद सेम ज्योमेट्री। अब एक एग्जांपल यहाँ पे हमने ले रखा है, मोलिब्डेनम +3 क्रोमियम +3 वैनेडियम +2। इस तरीके के यदि कंबाइंड आयन आपको दे रखें और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यदि आपसे पूछी जाती है तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सा मेटल कौन सी सीरीज़ का है। अब देखिए यहाँ पे मोलिब्डेनम 4D सीरीज़ का है, तो आपको पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान बढ़ने के साथ में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मान भी इंक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मोलिब्डेनम की होगी। अब ये दोनों जो मेटल आयन हैं ये मेटल आयन 3D सीरीज से बिलोंग करते हैं, तो जिसमें चार्ज का मान जिस पे ज़्यादा होगा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मान हम ज़्यादा कर देंगे। पांचवा जो पॉइंट आता है वो है नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड की जो नेचर है वो नेचर भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को प्रभावित करती है। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं उनमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मान ज़्यादा होता है और जो वीक लिगेंड होते हैं उनमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मान कम होता है। इसे हम समझते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, यदि लिगेंड्स को उनकी फील्ड स्ट्रेंथ के घटते या बढ़ते क्रम में यदि हम अरेंज कर दें तो एक जो सीरीज़ हमें प्राप्त होती है उस सीरीज़ को हम बोल देते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। इन पाई एक्सेप्टर लिगेंड के लिए डेल का मान ज़्यादा होता है। पाई एक्सेप्टर लिगेंड को हम पाई एसिड लिगेंड भी कह देते हैं। उसके बाद में जो सिग्मा डोनर लिगेंड या जिनमें कोई भी पाई इफेक्ट नहीं होता वो लिगेंड आते हैं। देन वीक पाई डोनर लिगेंड एंड देन पाई डोनर लिगेंड। इन पाई डोनर लिगेंड में डेल की वैल्यू कम होती है। इन पाई डोनर लिगेंड को हम पाई बेस लिगेंड भी कह देते हैं। पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्या होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड में खाली पाई ऑर्बिटल पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से जो पाई डोनर लिगेंड होते हैं उनमें फील्ड पाई ऑर्बिटल पाए जाते हैं जिनको बोल देते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, इस वजह से इनमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मान अधिक हो जाता है। अब यहाँ पे एक सीरीज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिगेंड्स को अरेंज कर रखा है। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा लिगेंड किस स्ट्रेंथ का है। देखिए नाइट्रोसिल की जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, नाइट्राइड जिसमें जो नाइट्रोजन है वो डोनर साइट है, फिनेंथ्रेलिन, डाइपिरिडाइल, इथिलीन, डाईएमीन, अमोनिया, पिरिडीन, इथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट, फिर NCS माइनस जिसको आइसोथायोसाइनेट जिसमें नाइट्रोजन डोनर साइट की तरह काम कर रहा है, फिर वाटर ऑक्साइड, ऑक्सीलेटो, इथाइल अल्कोहल, OH माइनस, यूरिया, फ्लोराइड, नाइट्राइड, नाइट्राइट जिसमें ऑक्सीजन डोनर लिगेंड की तरह काम करता है, क्लोराइड, SCN माइनस
जिसमें सल्फ़र डोनर लिगेंड है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन डोनर लिगेंड है, यहाँ पे सल्फ़र डोनर लिगेंड है थायोसाइनेटो। यहाँ सल्फाइडो, ब्रोमाइडो और ये आयोडाइडो जो लिगेंड है, नोमेनक्लेचर में हम इसी तरीके से लिखते हैं आयोडाइडो, सल्फाइडो, वैसे आयोडाइड आयन है, ब्रोमाइड है, सल्फाइड है, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो वाटर है, इस वाटर से जो लेफ़्ट साइड में जो लिगेंड है, ये सारे लिगेंड कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और ये वाले जो लिगेंड वाटर से पहले यहाँ पे आ रहे हैं सब क्या हैं, वीक लिगेंड। वाटर खुद भी एक वीक लिगेंड है, लेकिन कुछ आयन ऐसे हैं जिनके साथ में ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह भी काम करता है, जैसे कॉपर +2 और कोबाल्ट +3 के साथ में ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। जो लास्ट वाला जो पॉइंट हमारे सामने आता है वो आता है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को किस तरीके से प्रभावित करती है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मान सबसे ज़्यादा होगा, फिर ऑक्टाहेड्रल में और फिर टेट्राहेड्रल में। और इनकी एनर्जी में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी होती है उसमें किस तरीके का रिलेशन होता है, ये रिलेशन मैंने यहाँ पे दर्शा रखा है। किसी एक की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यदि आपको दे रखी है तो आप दूसरे की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरीके से यदि ऑक्टाहेड्रल की दे रखी है तो आप टेट्राहेड्रल की आराम से निकाल सकते हो। कुछ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल मैंने यहाँ पे बता रखे हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमेशा ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ये एग्जांपल दे रखे हैं निकिल का, पैलेडियम का, प्लेटिनम का, गोल्ड का, ये सारे D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं। तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के कुछ एग्जांपल हैं। अब दो प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से रिलेटेड। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है वो है हमारे पास, द कॉम्प्लेक्स विद मैक्सिमम CFSE विल बी, और 4 ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि कौन सा कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है। जैसे ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बाकी तीनों कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं। ये ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो एक चीज़ तो सीधी सी इसमें क्लियर हो गई कि जो ए वाला कॉम्प्लेक्स है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मान सबसे कम होगा, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है, बाकी ऑक्टाहेड्रल है। तो बाकी ऑक्टाहेड्रल में सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसकी होगी। अब मेटल सब में सेम है, चार्ज भी सब में सेम है, तो अब हमें लिगेंड की नेचर को देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो वाटर है वो बाकी सब लिगेंडों से क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो बी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा। तो मैक्सिमम जो CFSE होगी वो किसकी होगी, बी वाले कॉम्प्लेक्स की। अगर ये इन्हें ऑर्डर में अरेंज करें तो डी वाला यहाँ पे आएगा और सी वाला यहाँ पे आएगा, क्योंकि फ्लोराइड वीक लिगेंड होता है। यहाँ पे भी फ्लोराइड है, लेकिन 3 वाटर मॉलिक्यूल आने से इसकी स्ट्रेंथ इस वाले से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ओवरऑल जो ऑर्डर आएगा वो हमारे सामने ये आ जाएगा। एक क्वेश्चन और दे रखा है, द कॉम्प्लेक्स दैट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो कौन सा एब्जॉर्ब करेगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी, और हाईएस्ट एनर्जी का मतलब जिसकी डेल वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा। मैंने यहाँ 4 के बजाय 5 कॉम्प्लेक्स बना दिए सिर्फ समझने के लिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स जो दे रखे हैं उन कॉम्प्लेक्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स किस ज्यामिति का है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर। बाकी जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं सब कैसे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं। ये ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ये भी हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो सीधी सी बात है, इसका जो आंसर अगर एक चूज करना होगा तब तो ई आंसर हो जाएगा, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन बाकी को भी यदि मैं अरेंज करवाऊँ तो किस तरीके से अरेंज करूँगा। यहाँ पे लिगेंड को आप देखिए, यहाँ पे H2O, यहाँ पे ऑक्सीलेटो, यहाँ पे अमोनिया, और यहाँ पे फ्लोराइड। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो कौन सा है, अमोनिया वाला। तो यहाँ पे अब वैल्यू आ जाएगी सी की।
आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को थोड़ा सा देख लीजिए। अमोनिया यहाँ पे आ रहा है वाटर के आगे, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, ये ऑक्सीलेटो, और ये यहाँ पे आ रहा है यहाँ अपना फ्लोराइड। तो देखिए ये सी आ गया। अब सी के बाद में वाटर वाला बी, उसके बाद में ऑक्सीलेटो वाला डी, और जो सबसे कम स्प्लिटिंग वाला होगा वो हो जाएगा ए। इस तरीके से हम डेल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही हो जाएगा, स्टेबिलिटी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने स्क्वायर प्लेनर टेट्रागोनल की जो स्प्लिटिंग है उस स्प्लिटिंग को समझा, और ऑक्टाहेड्रल के साथ में उसको कंपेयर करके देखा। साथ में ही जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे, सीएफटी का एप्लीकेशन, क्या इसकी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पार्ट को डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, ये वो हमारा होगा 4th लेक्चर। और उसके बाद में एक लेक्चर और हम इसमें देखेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हमने ये जो ज्योमेट्री अभी आपके सामने बनाई हैं ये वाली, इसमें आप ये देखिए, यदि ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है मैंने यहाँ पे इंक्रीज की है, यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ क्या की है, इंक्रीज की है। अगर इन बॉन्ड लेंथों को मैं इंक्रीज करने के बजाय यदि और डिक्रीज कर दूँ, दैट मीन्स इधर इस तरीके से मैं क्या कर दूँ, डिक्रीज कर दूँ, तो स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी ये एक बार आप खुद बना के देखना। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने के बजाय यदि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर दूँ एक्सियल की, तो यहाँ पे ऑर्डर किस तरीके से होगा टेट्रागोनल और स्क्वायर पिरामिडल में, ये एक बार आप स्वयं करके देखना। ये आपके लिए क्वेश्चन है। बाद में तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में हम इस चीज़ को देखेंगे। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम जेड आउट कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं। जब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखेंगे तब इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और जिसमें बॉन्ड लेंथ एक्सियल वाली कम हो जाती है उसको हम जेड इन कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं। तो वो चीज़ें हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।